डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी हाल ही में आप लोगों की एक टेस्ट ली थी और उस टेस्ट को जब हम चेक कर रहे थे, आपके पेपर जब चेक कर रहे थे, तब मुझे ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि सह संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यह जो एक 4 अंकों के लिए आने वाला सवाल है, इस सवाल के जवाब को लिखने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल के जवाब को ठीक तरह से नहीं लिख पाए। इस सवाल का अगर जवाब लिखना है तो उसके लिए सही तरीका होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसी सवाल को किस तरह लिखना है, किस तरह भाव जो है वह स्पष्ट करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, परीक्षा में ये जो सवाल है, ये सवाल 4 अंकों के लिए आता है। सह संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। और ये कविता की एक 4 पंक्तियां आपको दी जाती है और उन 4 पंक्तियों का आपको भावार्थ स्पष्ट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तो दोस्तों, इस तरह आपकी परीक्षा में 4 पंक्तियां दी जाती है कविता की और उन 4 पंक्तियों का संदर्भ के साथ भाव आपको स्पष्ट करना है। संदर्भ के साथ यहाँ पे शब्द है ससंदर्भ। ससंदर्भ यानी संदर्भ देकर, संदर्भ यानी रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या देना है? रेफरेंस देकर इसका भाव स्पष्ट करना है। मतलब यह जो 4 पंक्तियां आई है, ये 4 पंक्तियां किस कविता से आई है और उस कविता के कवि कौन है, यह आपको रेफरेंस यानी संदर्भ देना पड़ेगा। तो जब भी आप इस सवाल के जवाब को लिखोगे तो पहले शुरू में आपका पहला जो हेडिंग है वो ये होना चाहिए, संदर्भ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के बाद उस सवाल का जवाब समझ में आता है, पूरी तरह से वो ग्रहण करते हैं, लेकिन जब उसको कागज पे लिखना होता है तब दिक्कत आती है। और आप सभी जानते हैं कि आपके दिमाग में कितना है, आप कितना अच्छी तरह से ग्रहण कर चुके हैं। इससे बेहतर यह है कि आप कितना अच्छा कागज पर उसको प्रेजेंट करते हो, कितना अच्छा लिखते हो, ये बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर आपको अंक मिलने वाले हैं। आप घर में कितनी पढ़ाई करते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना अच्छा उसको लिखते हो। तो ये लिखना आना चाहिए आपको, जवाब सही तरीके से लिखना आना चाहिए। तो इस 4 पंक्तियों का पहले हमको संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखते समय पहला हमारा हेडिंग रहेगा संदर्भ। अब इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो इसमें यह आएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, मतलब ये जो ऊपर दी गई काव्य पंक्तियां, तो उसके लिए शब्द है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां डैश डैश कविता से ली गई है। अब यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या, इस कविता से ये पंक्तियां ली गई है। इसके लिए ये सेंटेंस जो है, ये जो वाक्य है, ये वाक्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रखो कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, ऊपर दी गई काव्य पंक्ति। इसके लिए और एक वाक्य है उपरयुक्त काव्य पंक्तियां। मतलब यहाँ पे जो परीक्षा में जो काव्य पंक्तियां दी गई है, उसके बारे में हम बोल रहे थे, उसके लिए ये शब्द है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां। एक वृक्ष की हत्या इस कविता से ली गई है, ऐसा आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो संदर्भ दिया है वह ये पंक्तियां किस कविता से आई है उसका हमने संदर्भ दिया। जब भी आप कविता का नाम लिखोगे, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, इकहरा उद्धरण चिन्ह, उसमें क्या है वो कविता का नाम हो तो बहुत अच्छा। तो हमने देखा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां एक वृक्ष की हत्या इस कविता से ली गई है। अब दोस्तों, इसके आगे हमको लिखना है कि ये जो कविता है उस कविता के कवि कौन है, रचनाकार कौन है। तो उसके लिए सेंटेंस बनाना है, उसके लिए एक वाक्य बनाना है कि इस कविता के कवि या इस कविता के रचनाकार कुंवर नारायण जी है। इस कविता के रचनाकार हिंदी के महान साहित्यकार, हिंदी के महान कवि कुंवर नारायण जी है। इस तरह दोस्तों, संदर्भ में क्या आना चाहिए, ये जो काव्य पंक्तियां किस कविता से आई है और उसके रचनाकार कौन है, ये 2 पंक्तियां बहुत जरूरी है। और इन 2 पंक्तियों के लिए ये संदर्भ का हेडिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, किस कविता से आया और इसके कवि कौन है ये तो लिखते हैं, लेकिन ये संदर्भ, ये हेडिंग नहीं लिख पाते। तो ये लिखना जरूरी है। फिर उसके
उसके बाद आपको भावार्थ करके लिखना है, हेडिंग देना है, उसको अंडरलाइन करो। और फिर आगे एक 4, 5, 6 पंक्तियों में आपको इन 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था। कवि कुंवर नारायण बहुत दिनों के बाद जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने देखा घर के सामने उनका वही बूढ़ा चौकीदार नहीं था, और फिर उस बूढ़े चौकीदार को न देखकर वह उसकी यादों में खो जाते हैं। उस बूढ़े चौकीदार ने उस वृक्ष के प्रति उनके मन में जो लगाव था, जो लगन थी, वह यहाँ पे कवि व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि अब की बार यानी इस बार जब वो कभी घर लौटे तो वह नहीं था, उनका वो चौकीदार, उनका वो बचपन का दोस्त, वो वृक्ष नहीं था। कवि कहते कि जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, हमेशा, जैसे हमने कहा कविता पढ़ते समय कि बॉर्डर पर जैसे एक फौजी होता है, एक हमारा जवान होता है, वह तैनात होता है, 24 घंटे ऑन ड्यूटी जैसे होता है, उसी प्रकार कवि के घर के सामने वाला ये जो वृक्ष है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में उनके घर के सामने ऑन ड्यूटी रहता था। तो कवि कहते हैं कि इस बार आया तो नहीं था, वही हमारा बूढ़ा चौकीदार। तो इस तरह एक 5-6 पंक्तियों में इन 4 पंक्तियों का आपको क्या करना है दोस्तों, भावार्थ लिखना है। और ये भावार्थ जो है अपने शब्दों में लिखना है, ऐसे नहीं कि जैसे किताब में शब्द है वैसे ही शब्द चाहिए, नहीं, आप अपने शब्दों में इस 4 पंक्तियों का विश्लेषण लिखना है, भावार्थ लिखना है। और फिर उसके बाद विशेषता एक हेडिंग देना है, और इसके लिए एक पंक्ति में लिखना है कि इस 4 पंक्तियों की विशेषता क्या है। आप व्याकरण की दृष्टि से विशेषता दे सकते हैं कि ये कविता खड़ी बोली में लिखी गई है, प्रस्तुत 4 पंक्तियां खड़ी बोली में लिखी गई है, ये लिख सकते हैं। नहीं तो इस कविता का जो भावार्थ आपने लिखा है उसके प्रति लिख सकते हो। कवि अपने बचपन के दोस्त के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कवि अपने बचपन के दोस्त के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो ये जो विशेषता है कम शब्दों में एक वाक्य में होनी जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह जब भी आप कविता के ऊपर भावार्थ स्पष्ट करने के लिए सवाल आएगा तो आपको इस प्रकार के आपके जवाब की रचना होनी बहुत जरूरी है। कैसे भी लिखना, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप एनुअल एग्जाम में 95 के ऊपर मार्क्स लेते हो, 96, 97, 98, उस समय जब ऐसे मार्क्स लेते हो तब उस समय आपके ये जो हेडिंग्स है ना, ये होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर चेक करने वाले उस समय यही सोचते हैं कि इसका मार्क्स जो है ना 95 के ऊपर गया तो उसके मार्क्स कैसे कम करना है, तो उस समय गलतियां ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपने ये गलतियां की हैं तो पक्का आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ये हेडिंग डाले ना तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, वो काट नहीं सकते आपके मार्क्स। तो दोस्तों सह संदर्भ इस सवाल का जब भी जवाब लिखो तो इस स्ट्रक्चर में आपका जवाब होना बहुत जरूरी है। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमेशा याद रखो, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या यह पद्य भाग उपर्युक्त काव्य पंक्तियां इस कविता से ली गई है, इसके कवि ये है, ये होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सह-संदर्भ का सवाल कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा। घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, किसी सह-संदर्भ का सवाल लेकर उसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए यही पे रुकते हैं, धन्यवाद।